सब खुश हैं, मस्त हैं, मस्ती के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो लगातार वीडियो देख रहे हैं और चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है, और उससे क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच और डेवलप होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है आपको। मैं देखूंगा जाके किस किस ने नहीं किया अभी। तो आज आप जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब से कर लेंगे। और इसमें जो कमेंट का जो ऑप्शन है जो ऑफ है उसे हम ऑन करवा रहे हैं, और हो रहा है। फिर आप अपने कमेंट्स भेजेंगे, अच्छे बुरे जो भी हों, जो आपको लगता हो। देखिए, ये तो म्यूचुअल एक गेम है। इसमें ऐसा गेम है ना हारना जीतना, जहाँ दोनों को ही जीतना है। और उसमें क्या होता है कि हम मिलके काम करें। अगर कोई भी आपका एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है या कोई ऐसा आपका सजेशन है जो हमें फ़ायदा करेगा आपके लिए, तो हम उसे बिल्कुल करेंगे। और इसलिए मैं तो हमेशा एक अच्छे सजेशन को एंटरटेन करता हूँ, और ये भी रहेगा, हम तुरंत बोलेंगे ये सजेशन को देने वाले हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, ये अच्छा बच्चा हमारा जिसने हमें सजेशन दिया है। और तो आज हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि हम काफ़ी सेकंड लेसन को पूरा कर चुके हैं, और होपफुली आज आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैं भी भेजने वाला हूँ आपको क्लास के बाद पीडीएफ, तो आप उसमें भी पूरा कंटेंट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन है, वो भी उसमें आपको सॉल्व फॉर्म मिलेंगे। फिर मैं कुछ और एडिशनल क्वेश्चन भेजूंगा जो इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उसके बाद फिर मैं नीट वाले क्वेश्चंस आपको भेजूंगा जो आप घर पे सॉल्व करने हैं। और जो डाउट हैं या क्वेश्चन आप क्लियर नहीं हो रहा है वो हम और आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पे हैं। परफेक्ट ट्रैक का मतलब होता है ना तो हम बोर्ड को छोड़ रहे हैं, क्योंकि 12th क्लास भी है, 12th भी है, और ना ही नीट को छोड़ रहे हैं। और ये अलग नहीं है, ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, बस इनको साथ साथ चलाना होता है। इधर बोर्ड इधर नीट चलेंगे साथ साथ ही। अगर मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो बोर्ड अच्छा हो जाएगा, और समझ लिया तो नीट हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस है। वो बेस जो उसकी ग्राउंड फाउंडेशन है वो एनसीईआरटी ही है, और उसी को लेकर हम अपना आगे टॉपिक बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है? देखिए, जब भी कोई टॉपिक शुरू होता है तो उसे जानो कि है क्या, फिर वो कैसे होगा, क्या मकसद होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अपने आप अपने दिमाग घुमाओ। अगर आपको जवाब मिलते जा रहे हैं तो समझो कि आप सही कर रहे हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में, कल क्लास में पढ़ा था हमने पोलिनेशन। हमने कहा था कि पोलिनेशन में एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है। ठीक है, और उस ट्रांसफर का मकसद होता है फर्टिलाइजेशन। अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये पक्का है। तो पोलिनेशन क्यों हो रहा है? फॉर फर्टिलाइजेशन। और पोलिनेशन जो है वो एक स्पीसीज के प्लांट के बीच में होता है। अब वो अलग बात है कि वो एक ही फ्लावर में हो रहा हो, एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो रहा हो, और एक स्पीसीज दो प्लांट के फ्लावर में हो रहा हो, तो पोलन गेन आएगा, अपने आप आएगा। चाहे वो सेल्फ पोलिनेशन में अपने आप चला गया, और अगर क्रॉस पोलिनेशन है, जिनोगेमी है, तो एयर जाए, वाटर जाए, कैसे भी जाए, उसमें हमारा कोई रोल नहीं, नेचुरली वो चलता रहता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा पोलिनेशन जिसको खुद हम मैनेज करते हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक है, इंसान के द्वारा किया जाएगा, और उसका मकसद होगा हाइब्रिड प्लांट डेवलप करना। हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड प्लांट का मतलब होता है, देखिए, दो तरह के प्लांट है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, वहां जब बहुत क्लियर होगा, पर चूंकि यहाँ नाम आ रहा है तो आप याद रखो। सेल्फ पोलिनेशन मैंने बोला था, वहां पर होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है, होमोजाइगोसिटी। और होमोजाइगोसिटी में थोड़ा सा प्लांट इंफीरियर होते हैं, हेटेरोजाइगोसिटी में प्लांट सुपीरियर होते हैं। तो जहाँ सेल्फ पोलिनेशन होता है वहाँ तो होमोजाइगोसिटी काफ़ी कॉमन है, और हम चाहते हैं कि प्लांट हाइब्रिड हो, और इसके करने के लिए हम खुद प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर करेंगे।
तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच pollination is managed by human to develop the hybrid plants. तो इसमें पॉलिनेशन नेचुरल नहीं होगा, इसमें पॉलिनेशन एंथ्रोपोजेनिक होगा। अब जरा इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक कोई वीट का प्लांट है। उस वीट के प्लांट की खास बात यह है कि उसमें ग्रेन्स, दाने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्टेम शॉर्ट है, स्टेम छोटा है। अब किसान की समस्या क्या है? अगर वो इस वीट को अपने खेत में बोता है तो उसे ग्रेन्स तो दाने ज़्यादा मिलेंगे, उसे रोटी ज़्यादा बना पाएगा, पेट भर जाएगा, लेकिन जो उसके पशु हैं उनको भूसा कम मिलेगा। क्लियर? तो उसकी मजबूरी क्या, वो चाहता है ये तो मेरा तो पेट भर जाएगा, मुझे गेहूं ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मेरे पशुओं को भूसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस टाइम छोटा है, क्योंकि जो हस्क है भूसा उस टाइम का ही थ्रेशराइज से मिलता है। अब उसने देखा कि एक प्लांट उसे और मिला है गेहूं का, उसने देखा लंबाई बहुत ज़्यादा है और उसमें ग्रेन्स कम है। अब चिंता हुई कि इसको मैं बोता हूँ तो मेरे पशुओं का, मेरे गाय भैंस का पेट भर जाएगा और मैं भूखा रहूँगा, दाने कम मिलेंगे। अब वो सोच रहा है काश को ऐसा प्लांट होता जिसका स्टेम तो इसके लंबा होता और ग्रेन्स दूसरे वाले प्लांट वाले होते। ऐसा पॉसिबल है। और अगर हम इन दोनों प्लांट के बीच में पॉलिनेशन कराएंगे, जो हमने दो प्लांट की बात करें, एक शॉर्ट स्टेम वाला है, मोर ग्रेन्स, एक लॉन्ग स्टेम लेस ग्रेन्स, उनके बीच क्रॉस कराएंगे तो हम पॉलिनेशन खुद ट्रांसफर करेंगे और उस ट्रांसफर से जो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड बनेंगे, उसमें से कुछ सीड्स ऐसे प्लांट के होंगे जिनमें दोनों के कैरेक्टर होंगे। उनका स्टेम लंबा भी होगा और उनमें ग्रेन्स ज़्यादा होंगे और किसान खुश। तो एक तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज ए मेथड टू डेवलप द प्लांट्स ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स। हम ऐसे प्लांट डेवलप कर सकते हैं, वी कैन डेवलप सच प्लांट्स जिनमें क्या होगा, जिनमें हमारी मर्जी के डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे। इसलिए हमें हाइब्रिडेशन करना पड़ता है। तो हाइब्रिडेशन में हम हाइब्रिड प्लांट डेवलप करते हैं और इसका पर्पज है टू ब्रिंग आउट कैरेक्टर्स टू प्लांट्स टुगेदर। दो प्लांट कैरेक्टर एक प्लांट लाने के लिए हम इसको करते हैं। तो अब आपको काफ़ी पॉइंट क्लियर हो गए कि हम क्यों करते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में सबसे पहले हम क्या क्या करें, कौन कौन से स्टेप हैं। दिस क्वेश्चन टू मच इंपॉर्टेंट फॉर बोरो पॉइंट ऑफ व्यू और नीट के लिए भी। और फिर वही बात, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े वर्क ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो अब मैं बात करूँगा स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे आप? सबसे पहला स्टेप है, ये आपके कुछ सीक्वेंस होगा, आगे पीछे नहीं कर सकते, और आपको जान के सरप्राइज होगा या खुशी होगी कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था सीक्वेंस में कि आर्टिफिशियल हाइब्रिड सीक्वेंस क्या है, वो आगे पीछे कर देंगे, लेकिन जिस सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, आपको उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब पहला स्टेप है, ये तो क्लियर हो गया कि है क्या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। टू मैनेज pollination by human to develop the hybrid plants is called artificial hybridization। ठीक है, दो प्लांट। अब क्या होगा, सबसे पहले तो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। तो आपको दो ऐसे प्लांट सेलेक्ट करने हैं जिनके बीच में आपको पॉलिनेशन कराना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया वीट के दो प्लांट का, एक ऐसा था एक ऐसा था, तो यू हैव टू सेलेक्ट टू प्लांट जिनके बीच में आप क्रॉस कराना चाहते हो और उनके कैरेक्टर एक प्लांट में लाना चाहते हो। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। आप मैंगो प्लांट की बात करो। मैंगो में एक प्लांट ऐसा है जिसके फ्रूट्स काफ़ी बड़े हैं लेकिन टेस्ट मीठा नहीं है, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो सब खरीद पसंद नहीं करते, मीठा ही नहीं निकलता, फिर आम मीठा में क्या फ़ायदा उसका।
एक प्लांट ऐसा है फ्रूट छोटे पर मीठा बहुत है, फिर लालच आया कि यार ऐसा हो जाए कि स्वीट टेस्ट तो इसका हो जाए और साइज इसका हो जाए, तो हो जाएगा। आपको उन दो प्लांट को आपने सेलेक्ट कर लिया, उनमें से एक का स्वीट आप टेस्ट मीठा चाहते हो, एक का फल चाहते हो, तो ये दो आपके प्लांट सेलेक्टेड प्लांट हो गए। अब उनके बीच में आप पोलिनेशन कराओगे, आप खुद पोलिनेशन ट्रांसफर करोगे, और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन जो प्लांट डेवलप होंगे, सीड डेवलप होंगे, उनमें सारे नहीं, कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें दोनों के कैरेक्टर मौजूद हैं, और उसी को हम बोलेंगे हाइब्रिड प्लांट। तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ? सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। उन दो प्लांट को आपको सिलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है जिनके बीच में पोलिनेशन होना है। ठीक है, ये हो गया जी। अब नंबर 2, अब देखिए आपको क्या करना है, एक का पोलिनेशन दूसरे पर ट्रांसफर करना है। ठीक है, अगर वो प्लांट बाइसेक्सुअल है, यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल भी है, तो सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है। हमारे तो इंतजार करेगा ही, तो हो सकता है उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाए। तो इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, मैं लिख रहा हूं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, से आप क्या करोगे? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स किया और दूसरे में आपने किया इमैस्कुलेशन। क्या है? देखिए, इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, ये क्या है? इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम उसके एंथर को, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या स्टेमन को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इफ फ्लावर बाइसेक्सुअल, इट्स स्टेमन और एंथर, स्टेमन और एंथर इज रिमूव, आप उसे काट के अलग कर देंगे। एंड द प्रोसेस क्या कहलाएगा? इमैस्कुलेशन। तो रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है आपने क्यों किया, इसका पर्पज क्या है? द पर्पज ऑफ इमैस्कुलेशन, जो इमैस्कुलेशन है उसका पर्पज है, उसका पर्पज क्या है? उसका पर्पज है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, ताकि वो अपना पोलिनेशन खुद ट्रांसफर ना करे। हमें तो अपनी मर्जी वाला पोलिनेशन दूसरे प्लांट लेकर आना है, तो पर्पज क्या हुआ? टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, अब सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा तो फिर तो हमारा मकसद खत्म हो जाएगा, फिर तो जैसा उसमें फ्रूट बनता है वैसे बनेगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ? सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट प्लांट। दूसरा क्या हुआ? इमैस्कुलेशन। सेकंड हुआ इमैस्कुलेशन, और इसका मकसद क्या हुआ? रिमूवल ऑफ द एंथर और स्टेमन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर, और पर्पज है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो फिर तो हमें जरूरत नहीं इमैस्कुलेशन की, वहां तो या तो मेल होगा फीमेल होगा, सेल्फ पोलिनेशन तो होगा ही। क्लियर है ना? यूनिसेक्सुअल में जरूरत नहीं है इमैस्कुलेशन की, क्योंकि वहां पर या तो फ्लावर मेल है फीमेल है, और उस कंडीशन में हमें कोई चांस नहीं है कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाए। तो 2 स्टेप हो गए। कितने स्टेप? 2 स्टेप हो गए। अब आप क्या करोगे? थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में हम करेंगे बैगिंग। बैगिंग ये थर्ड स्टेप है। तो पहला स्टेप हुआ सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट प्लांट, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट प्लांट। दूसरा हुआ इमैस्कुलेशन, थर्ड हुआ बैगिंग। थर्ड क्या हुआ? बैगिंग हो गया। थर्ड बैगिंग है। अब बैग का मतलब ढक देना। जो आपने इमैस्कुलेशन किया है, फ्लावर को इमैस्कुलेट किया है, उसको आप पार्चमेंट पेपर या पॉलीथीन या कॉटन क्लॉथ से, फाइन कॉटन क्लॉथ से ढक देते हो, कवर कर देते हो, और उस कवर करने को बोलते हैं बैगिंग। क्यों किया? ढका क्यों? भाई आपने इमैस्कुलेट तो कर दिया, तो सेल्फ पोलिनेशन तो होने का नहीं, लेकिन किसी इंसेक्ट के थ्रू या एयर के थ्रू कोई और पोलन गेन आ गया, अनवांटेड पोलन गेन आ गया, पोलन तब भी हो जाएगा।
तो जो बैगिंग है इसका पर्पज है टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन, ताकि किसी उसी स्पीशीज किसी और प्लांट का पोलन ग्रेन आकर उसका पॉलिनेशन ना कर दे। तो ये भी आप जानिए इसका पर्पज क्या है, टू प्रिवेंट रोकना, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन, तो बिल्कुल तीनों स्टेप सीक्वेंस में है। अभी और भी है, पहले हुआ सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, फिर हुआ इमेस्ट्रेशन और फिर हुआ बैगिंग, ढक दिया आपने, और पर्पज ढकने समझ में आपको आ गया। और वो क्यों आ गया, ताकि कोई पोलन ग्रेन अनवांटेडली एयर से इंसेक्ट को ना पहुंच जाए, हमें तो अपनी पोलन ग्रेन से उसको पोलिनेट कराना है। तो बैगिंग हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है, देखिए फोर्थ स्टेप है डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। बच्चों के एडवाइस के अकॉर्डिंग देखिए, कुछ बच्चों ने एडवाइस की थी आप बड़ा बड़ा लिखो, हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, काफी बड़ा लिख रहे हैं, जबकि हम कंजूस थे, हम छोटा लिखते थे। अपनी कॉपी में तो काफी छोटा लिखता था। जो बच्चों के 3-3, 4-4 पेज में आंसर आते थे, मेरे कॉपी में वो 1.5-2.5 पेज में आ जाता था। तो हम अपने राइटिंग में कंजूस थे, मुझे लगता था वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे याद करना है। लेकिन एग्जाम लिखने में कंजूस नहीं थे, वहाँ थोड़ा सा खोल लिखते थे, उनका 4 में हमारा 4.5 में। ये सबकी थ्योरी है, इंडेक्स की थ्योरी यही है, नहीं मेरी थ्योरी है। आप भी जो लिखते हो ना एग्जाम में, तो इधर नाला यानी दोनों तरफ आप लाइन खींचते हो और बीच में नाली लिखते हो, छोटा पार्ट लिखते हो, तो इतना भी नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा बैलेंस रखें। ये बोर्ड में हम कैसे कैसे करेंगे वो बहुत अच्छी तरह हम डिस्कस करेंगे आगे। मतलब ये आपको टारगेट रखना है, इस क्लास का पर्पस 95% प्लस बोर्ड का टारगेट है और 300 + 20+ हमारा नीट का टारगेट है। और ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लीजिए और फिर आप क्वेश्चन देख लीजिए, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। हम तो केवल थोड़ा सा दिखावे से मार खा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास अभी क्योंकि एकदम सेटअप चेंज करना पड़ा हमें नहीं पता था कि कोरोना आएगा और ये सब प्रॉब्लम हमें क्रिएट होंगी और इस तरह से लाइव क्लास करनी पड़ेंगी। अदरवाइज हम तो पहले सिस्टम डेवलप कर लेते। तो अभी केवल ये जो मोबाइल कैमरा है वही काम चल रहा है, पर चलो फिर भी काम चल रहा है, मुसीबत में ऐसे भी ठीक है। जब आपको भूख लगी होती है और खाना नहीं होता तो फिर जो बचा खुचा है आपका, तो ला मम्मी ये दे दो, तो काम चल जाता है। तो वो अलग ये दे दो चलो फिलहाल। तो अब डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स में क्या होगा, पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स हो गया, इमेस्ट्रेशन हो गया, बैगिंग कर दिया, ढक दिया आपने। अब डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो आपने दूसरा प्लांट सेलेक्ट किया हुआ है उसको एक प्लांट को बैक करते हैं हम, जिसमें हमारे पास पोलन डालने हैं। जो दूसरा प्लांट है, जब उसके पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो उन पोलन ग्रेन को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकर आते हैं। तो फ्रॉम अदर प्लांट मैच्योर पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड and dust over the stigma of bagged plant। जो बैग कर रहा है, बैगिंग, आप बैग हटाओगे, धक्के धक्के डाल दो, बैग हटाओगे और उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन आप लेके आए हो, जो काम कोई एजेंट करता वो हम कर रहे हैं, और हम पोलन ग्रेन लाके डस्ट बिछे दे उसके ऊपर, डस्टिंग कर दिया, डस्टिंग हो गया। डस्टिंग होने पर यानी ये पोल्यूशन आपने अब किया, ये पार्ट एंथ्रोपोजेनिक है, हम कर रहे हैं। तो डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन मतलब होता है कि जो आपका दूसरा सेलेक्टेड प्लांट है उसके पोलन ग्रेन को आप, जो आपका बैग्ड प्लांट है उसकी स्टिग्मा पर आप बिखेर देते हो, डाल देते हो, छोड़ देते हो। ठीक है, ये डस्टिंग हो गया, यानी हमारा बड़ा काम पूरा हो गया, हमारा पोल्यूशन हो गया। और अब हम फिफ्थ स्टेप में रीबैगिंग, दोबारा फिर बैग ढक दे, रीबैगिंग। ये क्यों किया कि भाई हो सकता है कि जो हमने पोलन डाले हैं उनके साथ साथ कोई और पोलन भी आ जाए, अगर खुला छोड़ देंगे हम, बाई चांस आ जाए और वो कामयाब हो जाए, तो हम तो जरा सा भी मौका नहीं देना चाहेंगे कि बदतमीजी को हो जाए। हम रूल कंट्रोल किया हुआ, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो हमने रीबैग इसलिए किया है कि हमारे डस्टिंग के बाद कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आ जाए और कहीं वो कामयाब ना हो जाए, उसका
जर्मिनेशन ना हो जाए, उससे पोलन ट्यूब ना बन जाए और हमारे जो पोलन डस्ट हमने किए हैं वो बेकार ना हो जाए। अब आप रीबैगिंग छोड़ दोगे, आप नेचुरली फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्रूट बनेगा, सीड बनेंगे और उन सीड्स को आप सोइंग दोबारा बो के देखोगे, बोओगे और फिर आप क्या करोगे, उन प्लांट को सिलेक्ट करोगे जिसमें आपके डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, जो आपने सोचे थे कैरेक्टर आ जाए, उन प्लांट को आप सिलेक्ट करोगे और फिर उनके सीड कलेक्ट करके फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप उन्हें यूज करना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से हम 2 प्लांट कैरेक्टर एक में ले आते हैं और उसका नाम क्या देते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसमें जो पॉल्यूशन है वो एंथ्रोपोजेनिक है, यानी ह्यूमन द्वारा हो रहा है। तो मैं एक बार फिर इसको ब्रीफली बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप उन प्लांट को सिलेक्ट करोगे जिनके बीच में आपको पॉल्यूशन करना है। उसके बाद फिर अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उनमें से एक प्लांट का आप क्या करोगे, इमेस्कुलेट कर दोगे, यानी उसका एंथ्रेस्टामिन काट के अलग कर दोगे, रिमूव कर दोगे। पर्पस क्या है उसका, कि सेल्फ पोल्यूशन ना हो जाए। उसके बाद बैगिंग करोगे, जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसको आप कवर पर ढक दोगे। और क्यों ढकोगे, ताकि कोई अनवांटेड पोलन गेन किसी और एजेंट थ्रू वहां पर ना पहुंच जाए। फिर आप क्या करोगे, डस्टिंग करोगे। और डस्टिंग मतलब होता है कि पोलन गेन दूसरे प्लांट से आप लेकर आओगे और फिर उसको स्टिग्मा पर आप रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे। जनरली ये हम जो पोलन गेन रिलीज करते हैं इवनिंग में करते हैं, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग स्टिग्मा इज मोर रिसेप्टिव फॉर द पोलन ग्रेन्स। तो हमने शाम छोड़ दी, सुबह सुबह वो रिसेप्टिव उनके लिए ज़्यादा होगी और पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप रीबैगिंग करके उस प्लांट को छोड़ देते हो। और रीबैगिंग के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन। और वो सीड हमारे काम के हैं, उनको हम सोइंग करेंगे, बोएंगे और देखेंगे कि कितने प्लांट में वो करेक्टर आए हैं जो हम चाहते थे, दोनों कंबाइंड करेक्टर किसमें आए हैं। उनको आप फ्यूचर जनरेशन में फ्यूचर सोइंग करोगे, आगे अपना कॉमर्शियल यूज करोगे उनका। तो ये पर्पज है, ये है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। 5 स्टेप सीक्वेंस में है। अब वो कहेगा इमेस्कुलेशन यूनिसेक्शन क्यों नहीं करते, कि भाई वहां तो एंथर है नहीं, या तो एंथर है या स्टिग्मा है। हम स्टिग्मा वाले प्लांट को बैगिंग तो करेंगे ताकि पोलन ना आ जाए, पर सेल्फ पोल्यूशन की जरूरत नहीं इसलिए होगा क्योंकि वहां पर तो पोलन गेन है ही नहीं। तो दैट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। तो अब हमारा हो गया पोलिनेशन, नेचुरल भी हो गया और ये पूरा एंथ्रोपोजेनिक है, जहां पर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये प्रोसेस चलता रहता है। कभी आप मेरठ से मोदीपुर साइड में जाओ तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर रोड की साइड में ऐसे आपको प्लांट ढके हुए दिखाई देते हैं। तो बैग प्लांट उनका प्रोसेस चल रहा है, वो नए वैरायटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया और फिर जो PDF को मिलने वाली उसमें आप पढ़ोगे। बस मेरा इतना आपसे कहना है कि क्लास के बाद आप PDF जो कंटेंट आपको मिल रहा है, रिटन डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, उनको तुरंत पढ़ें, आपको 100% याद हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। पॉल्यूशन के होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन, देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इंपॉर्टेंट इवेंट है। मैंने फर्स्ट लेसन क्वेश्चन पूछा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सी है, तो वो है फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वी कैन नॉट कॉल इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट बन जाना ठीक है, एक पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन जब तक वो फर्टिलाइज नहीं होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। गैमेट बन गए और बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो गया नया प्लांट, पार्थेनिटिकली पार्थेनेसिस हो गया। तो गैमेट बनना ठीक है, होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन वो इस बात गारंटी नहीं है कि प्लांट सेक्सुअली डेवलप होगा। हाँ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये डेवलप होगा, तब उसे हम कहेंगे
कि भाई ये 100% सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब जो स्ट्रासबर्गर है, स्ट्रासबर्गर ने इसको डिस्कवर किया था, एक ही नाम है, एक्चुअली बर्गर है पर बर्गर बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट थोड़ा आ जाता है, आपको लाट टपकने वाली है। तो ये नाम है स्ट्रासबर्गर और इन्होंने मोनोट्रापा प्लांट में, ये नाम है इसमें इन्होंने डिस्कवर किया था मोनोट्रापा प्लांट, इसमें इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बताने वाले कौन है प्लांट्स में? स्ट्रासबर्गर। प्लांट नाम क्या है? मोनोट्रापा। इस प्लांट डिस्कवर किया था। और फर्टिलाइजेशन है क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब पता है मेल गैमेट तो पोलन ट्यूब में है, मेल गैमेट कहां पर है? पोलन ट्यूब में है। फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में है। और हमें पता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में ना तो मेल गैमेट मोटाइल ना फीमेल गैमेट मोटाइल है। अगर मेल गैमेट मोटाइल होता तो वो अपना मूवमेंट करके पहुंच जाता, ऐसा नहीं है, उसे चाहिए एजेंट। अब आपको सेल पोर्शन में कौन पहुंचाता है? सेल पोर्शन अरेंजमेंट ऐसा है एंथर का स्टिग्मा का, वो जब बर्स्ट होता है अपना भी गिर जाते हैं, तो वो मूवमेंट करके नहीं गए। वो तो एक टेक्निक इस तरह डेवलप हुई है प्लांट में कि वो जब बर्स्ट होता है तो नेचुरली वो डस्ट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। अब फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले बनती है पोलन ट्यूब। और पर्पज क्या पोलन ट्यूब का? टू ट्रांसपोर्ट द गैमेट्स, मेल गैमेट टू द एग या एम्ब्रियो सैक। मेल गैमेट क्योंकि मोटाइल नहीं है, अपने आप नहीं पहुंच सकते, तो पोलन ट्यूब जैसे ग्रो करती रहती है, उसके अगले पार्ट में मेल गैमेट होते हैं, वो आगे चलते और आगे और आगे। सपोज ये पोलन ट्यूब है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है और ये दो मेल गैमेट हैं, ग्रीन वाले मेल गैमेट हैं। अब जैसे पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, लंबी होती जाएगी, तो ये मेल गैमेट भी आगे रहेंगे और धीरे धीरे पोलन ट्यूब जैसे जैसे पहुंचेगी एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल में, तो मेल गैमेट वहीं तक पहुंच जाएंगे जहां पर एग मौजूद है। जब याद रखो, जब कोई पोलिनेशन पोलन ट्यूब के थ्रू होता है, सॉरी जब कोई फर्टिलाइजेशन, आपको दे रहा हूं पोलिनेशन, जब कोई फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब के थ्रू होता है, या जब किसी फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ओव्यूल में, इट इज कॉल्ड साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन। साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन है जहां पर मेल गैमेट मोटाइल नहीं है और पोलन ट्यूब उनको जो फर्टिलाइजेशन साइट है वहां पर पहुंचा रही है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर मेल गैमेट मोटाइल हैं, जैसे बहुत सारे एल्गी में हैं और ब्रायोफाइट्स में हैं, टेडोफाइट्स में हैं, उनमें तो पोलन ट्यूब रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर मेल गैमेट मोटाइल है और बिना पोलन ट्यूब के वो डायरेक्ट पहुंच जाता है एग तक, इट इज कॉल्ड जूडोगैमस फर्टिलाइजेशन, जूडोगैमस। तो साइफोनोगैमस विद पोलन ट्यूब और जूडोगैमस विदाउट पोलन ट्यूब। तो जिम्नोस्पर्म में, टेडोफाइट में, ब्रायोफाइट में जो फर्टिलाइजेशन है वो जूडोगैमस है। लेकिन एंजियोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में ये साइफोनोगैमस है। जिम्नोस्पर्म में केवल साइकस जो मोस्ट प्रिमिटिव एक जिम्नोस्पर्म है, उसमें मेल गैमेट में सीलिया होते हैं, वो मूवमेंट कर सकता है, लेकिन फिर भी पोलन ट्यूब बनती है और वही पोलन ट्यूब ट्रांसपोर्ट करती है। अब क्वेश्चन बन गया, पोलन ट्यूब भी बन रही है और मेल गैमेट मोटाइल भी है। इसको समझ लो आप कि बस में बैठ के आप दिल्ली जा रहे हो और बस में बैठ के घूम भी रहे हो, ये चल सकते हो आप। तो पोलन ट्यूब बनी हुई है, उसके अंदर मेल गैमेट
मौजूद हैं जो इधर चक्कर काट रहे हैं। दैट इज कॉल्ड जूडोसाइफोनोगैमस। जूडोसाइफोनोगैमस यानी यहां से जूडोगैमी साइफोनोगैमी डेवलप हो गई। जो अब तक जूडोगैमी थी, साइकस वो प्लांट है जहां पर जूडोगैमी खत्म हो रही है और साइफोनोगैमी अपियर हो रही है। बहुत बड़ा पॉइंट, ट्रांजिशन प्लांट हुआ। वो अभी जूडोगैमी में शो कर रहा है और साइफोनोगैमी में शो कर रहा है। उसके आगे जितने जिम्नोस्पर्म हैं वो सब साइफोनोगैमी से वहां पोलन ट्यूब बनती है, वहां पोलन ट्यूब बनेगी। साइकस ये कहता है भाई मेरे बीच में तो मेरे में तो अब ये कंडीशन है। अब होता क्या है, तो ये साइफोनोगैमी क्लियर हो गया, स्टार्टर क्लियर हो गया। अब होता कैसे, थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि ये क्या है। अब मुझे ओव्यूल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ओव्यूल बनाऊंगा मैं। और ओव्यूल पता ही आपको, ओव्यूल जो है ये स्टॉक होता है। इसमें यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर ये एग है। ये दो इसके सहेलियां सिनेरियल सेल हैं, ये 3 एंटीकोडल सेल हैं, पीछे पढ़ चुके हैं आप, और ये 2 कोलोन्यूक्लियाई हैं। और अब ये इसका माइक्रोपाइल, दिस वन इज माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल। अब होता क्या है, होता ये है कि माइक्रोपाइल से ही पोलन ट्यूब को एंट्री लेनी है। अब आप इसको थोड़ा सा और समझेंगे, मैं थोड़ा अलग दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। ये है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, ये पोलन ट्यूब सॉरी स्टाइल है, और ये नीचे ओवरी है, ठीक है, ओवरी है, और इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, इसका एस मैंने ये ओव्यूल है, और ये एस मैंने बना दिया, ये इसी को बनाया मैंने। अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले पोलन ग्रेन पहुंचता है स्टिग्मा पर, या ये स्टिग्मेटिक, देखिए स्टिग्मेटिक सिक्रीशन, बहुत से पॉइंट बताने वाला मैं आपको। स्टिग्मेटिक सिक्रीशन है, इसने बनाया स्टिग्मा ने, और तब बनाया जब एग डेवलप हो गया ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग बन गया। ये एम्ब्रियो सैक है और ये एग है। तो जिस टाइम एग मैच्योर हो जाता है तभी क्या बनता है, तभी बनता है स्टिग्मेटिक सिक्रीशन, और इसको हम जिम्नोस्पर्म जनरली बोलते हैं पोलिनेशन ड्रॉप। पोलिनेशन ड्रॉप और स्टिग्मेटिक सिक्रीशन एक ही बात है, ठीक है। तो पोलिनेशन ड्रॉप बोलते हैं जिम्नोस्पर्म जनरली, और यहां पर बोलते हैं स्टिग्मेटिक सिक्रीशन, और ये आ गया पोलन ग्रेन। टू सेल वाला आ गया, 2 सेल वाला, एक इसमें वेजिटेटिव सेल है, एक इसमें जर्म सेल है। तो ये 2 सेल पोलन ग्रेन, ये 2 सेल वाला पोलन ग्रेन है। ये 2 डायग्राम साइड बाय साइड कर रहा हूं, ये मैंने एनलार्ज बनाया, इसका शॉर्ट व्यू है। अब क्या होगा, जो स्टिग्मेटिक सिक्रीशन है दैट कंटेन बोरॉन, उसमें बोरॉन होता है। नीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्योंकि यही बोरॉन पोलन ट्यूब बनवाने के लिए या पोलन ग्रेन में जर्मिनेशन कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्रैक्टिकल कराएंगे मैडम या सर कराएंगे स्कूल में, तो वहां पर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ये आपको पोलन ग्रेन दे जाएंगे, और पोलन ग्रेन को आप रखोगे सॉल्यूशन में, उसमें बोरॉन होता है। वो सॉल्यूशन जो है वो स्टिग्मेटिक सिक्रीशन जगह हम यूज करते हैं, उसका एक सब्स्टिट्यूट हम यूज करते हैं, और उसमें बोरॉन होता है। और जब आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा तो एग्जामिनर पूछेंगे कि भाई जो स्टिग्मेटिक सिक्रीशन है इसमें कौन सा मिनरल, कौन सा एलिमेंट होता है, तो आपका जवाब होगा बोरॉन होता है। तुरंत क्या, क्यों होता है कि सर और मैडम इट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब ही नहीं बनेगी तो फिर वो आगे तक कैसे पहुंचाएगा। क्लियर हो गया। तो यानी
स्टिमुलेटेड सिक्स में कौन सा होगा? बोरोन होगा, बोरोन, दैट कंटेन बोरोन। इसमें क्या होता है? इसमें बोरोन होता है। ठीक है, अब पोलन ट्यूब बननी शुरू हो गई, पोलन ट्यूब बनेगी और ये इस टाइप से अंदर होती हुई आगे बढ़ती जाएगी। पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाएगी, है पोलन ट्यूब। दिस वन इज पोलन ट्यूब। ठीक है, ये पोलन ट्यूब है। अब कुछ प्लांट में स्टाइल सॉलिड होती है, सॉलिड। यहां तो ये होलो है, अगर स्टाइल होलो है तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ में तेजी से होती है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन अगर सॉलिड है तो जो पोलन ट्यूब में ट्यूब सेल न्यूक्लियस है, आगे न्यूक्लियस है जो हम अभी बनाएंगे, हम नहीं बना रहे, और जो न्यूक्लियस है वो एंजाइम बनवाएगा, और वो एंजाइम बनवाएगा जो उस कंटेंट को डाइजेस्ट करता रहेगा जो किसके अंदर है? जो स्टाइल के अंदर है, जो उसको सॉलिड बना रहा है। तो यानी डेवलपिंग पोलन ट्यूब उन प्लांट्स में एंजाइम रिलीज करती है जिनमें स्टाइल सॉलिड और सेमी सॉलिड होती है, सॉलिड या सेमी सॉलिड होती है, उसमें वो एंजाइम बनाती है और फिर धीरे धीरे आगे ग्रो करती चली जाती है। तो स्टाइल का काम क्या है? स्टाइल जो है केवल वो पोलन ट्यूब को पैसेज प्रोवाइड कर, रास्ता प्रोवाइड करती है। अब ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है और पोलन ट्यूब को एंटर होना है, पोलन ट्यूब को एंटर होना है, और एंटर ये कहां से होगी? माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइल से एंटर होती है। तो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड द पैसेज फॉर द एंट्री टू पोलन ट्यूब। अब यहीं पे मुझे बताना है आपको कि अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर होती है तो ये बहुत कॉमन प्रोसेस है, ज्यादातर प्लांट में ऐसे ही होता है, एंड इट इज कॉल्ड पोरोगेमी। पोरोगेमी मतलब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। तो जब माइक्रोपाइल से एंटर होगी तो पोरोगेमी बोलेंगे। ठीक है, और अगर वो चलाजा से एंटर हो, चलाजा से एंटर होगी, चलाजा से, इसका चलाजोगेमी, ये रेयर है, कुछ प्लांट में होती है चलाजोगेमी। और अगर वो इंटरमेंट सेंटर होता है, यहां से एंटर हो रही है तो बोल रहे हैं चलाजोगेमी, और अगर इंटरमेंट सेंटर हो रही है इंटरमेंट से तो बोलते हैं मीजोगेमी, मीजोगेमी। तो तीन तरह से पोलन ट्यूब एंटर हो सकती है ओव्यूल में। लेकिन जैसे आप अपने घर में भी तीन तरह से एंटर होते हैं तीन तरह से एंटर होते हैं। ये क्या हो सकता है भाई? मेन गेट से आप आते जाते हो, वो तो सबसे कॉमन है। लेकिन मेन गेट बंद है, मम्मी पापा बाहर घूमने गए हुए हैं, चाबी देना भूल गए, तो अब आप क्या करोगे? आप आधा घंटा हो गया, आप दीवार फांद के अंदर चले गए, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन दीवार ऊंची है और गेट बंद है, कुछ कंडीशन में आपको दीवार तोड़ के अंदर जाना पड़ सकता है। जैसे चोर घुस जाते, दीवार तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, तो दीवार तोड़ के अंदर घुस सकते हो, दीवार फांद के अंदर घुस सकते हो। और लेकिन मेन एंट्री किससे होती है? मेन गेट से होती है। तो मेन गेट तो माइक्रोपाइल है, पर उसके अलावा कुछ प्लांट में चलाजोगेमी और मीजोगेमी भी हो सकती है। क्लियर? तो पोलन ट्यूब अपनी ग्रोथ कर रही है। अब देखिए पोलन ट्यूब को क्या पता कि मुझे कहां जाना है, बड़ा पॉइंट। पोलन ट्यूब को कैसे डिसाइड होता है कि उसे इस रास्ते से ही जाना है? वैसे नेचर ने बहुत गदर काम कर रखा है, उसने तो इतना परफेक्टली हर चीज को बना रखा है कि बस कुछ कह नहीं सकते। ओव्यूल एक केमिकल रिलीज करता है, और याद रखो नाम है कैल्शियम बोरोन, कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, इसे रिलीज करता है ओव्यूल।
कौन बनाएगा इस केमिकल रिलीज को? ओव्यूल। ओव्यूल इसको बनाता है और पोलन ट्यूब इसी केमिकल से गाइड होती है। जिधर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है उधर ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती चली जाती है। और याद रखो, जब कोई मूवमेंट किसी केमिकल से गाइड होती है तो उसे कीमोट्रोपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो पोलन ट्यूब की मूवमेंट टुवर्ड्स ओव्यूल इज कीमोट्रोपिक। व्हेन एनी मूवमेंट गाइड बाय द केमिकल दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिक मूवमेंट। और वो केमिकल कौन है? कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। कौन बनाता है? उसे बनाता है ओव्यूल। एक और पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई कैसी गाइड होती है, कैसे उसे वहां पहुंचा जाता है, वो कैसे उस रास्ता दिखाने वाला कौन है? ये केमिकल रास्ता दिखाता है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा समझाने की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप डिनर कर रहे हो, बाई चांस सब घर बैठे एक साथ डिनर कर रहे हो, टेबल बैठे हुए, और टेबल में बेटा था कि तार जले बदबू से आ रही है, तो आप क्या करते हो? आप तुरंत एक एनिमल बिहेव करते हो। आप किधर जाओगे? जिधर ज्यादा बदबू आ रही है। तो यानी आपको पता है जिधर ज्यादा बदबू आ रही है उधर ही आग लगी। आप पहले इस कमरे में गए, इसमें नहीं आ रही, आप उसमें गए, इसमें आ रही है, फिर उसके अंदर गए और स्टोव में तो बदबू, आप आग लगी पड़ी है। तो जैसे आप भी बदबू को, बैड स्मेल को फाइंड आउट करने के लिए उधर जाते हो जिधर ज्यादा बैड स्मेल आपको मिल रही है, ऐसे ही ये पोलन ट्यूब उधर ही जाती है जिधर कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स ज्यादा कंसंट्रेटेड, ज्यादा अमाउंट में है, तो उधर ग्रो कर चली जाती है। एंड सच मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिक मूवमेंट। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जो पोलन ट्यूब है वो एंट्री मार गई, अंदर चली गई ओव्यूल में। लेकिन उसे कहाँ जाना है? उसे तो यहाँ आना है, एग के पास आना है। अब क्या होगा? मैं थोड़ा सा और कर दूं, अब मैं यहाँ दिखाऊंगा इसको, वहां की बजाय हम इसको यहाँ लेकर आएंगे। ये पोलन ट्यूब भी दिखा रहा हूं मैं, ये आ रही है पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब ये आगे ग्रो होती जा रही है। अब होता क्या है? ये तो एग है और इसके इधर भी और इधर भी ये हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, ठीक है, सिनर्जिड सेल है। अब दो सिनर्जिड सेल हैं, एग के एक इधर एक इधर। इनमें से एक सिनर्जिड सेल रास्ता देती है पोलन ट्यूब को और दूसरी सिनर्जिड सेल रास्ता दिखाती है कि एग इधर है। और इसके लिए इनमें जो सिनर्जिड सेल, इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, उंगली जैसे बाहर बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं फुलीफॉर्म एपरेटस। तो जो सिनर्जिड सेल हैं दे प्रोड्यूस फुलीफॉर्म एपरेटस। क्या बनाती है? फुलीफॉर्म एपरेटस। अब एक पोलन ट्यूब रास्ता देगी, जब रास्ता देगी उसके अंदर से पोलन ट्यूब गुजरेगी, तो ये तो स्वाहा खत्म हो जाएगी। और इसी के साइटोप्लाज्म, बड़ा पॉइंट बोल रहा हूं मैं, इसी के साइटोप्लाज्म में पोलन ट्यूब दोनों मेल गैमेट को छोड़ देती है। ये पोलन ट्यूब है, आगे ट्यूब न्यूक्लियस है और दो मेल गैमेट है। तो एक क्वेश्चन और बन गया, अब जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो यहां पर आकर इसकी एंट्री कराकर डीजेनरेट होने लगता है और आगे से पोलन ट्यूब को डाइजेस्ट कर देता है। और दोनों मेल गैमेट जो साइटोप्लाज्म है किसका, इसका सिनर्जिड सेल का, उसमें चले जाते हैं। तो पोलन ट्यूब रिलीज बोथ मेल गैमेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल, और इसी बीच सिनर्जिड सेल जो है वो डीज खत्म हो जाती है। अब पोलन ट्यूब, अब आगे क्या होगा? पोलन ट्यूब आगे ग्रो करती जा रही है, इसको ऐसे मान लो आगे ग्रो करती जा रही है, और जो दूसरी सिनर्जिड सेल है इसके फुलीफॉर्म एपरेटस इसके आगे आ जाते हैं ऐसे, और फिर ये मुड़ जाती है और मुड़ के चले जाती है टुवर्ड द एग, ऐसे। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस रास्ता रोक के कहता है इधर मुड़ो, इधर नहीं जा सकते आप। तो दोनों सिनर्जिड सेल जो हमारा फर्टिलाइजेशन है प्लांट में उसको
सपोर्ट करती हैं। तो वन सिनेप्टिक सेल प्रोवाइड द पैसेज टू द ग्रोइंग पोलन ट्यूब एंड अदर सिनेप्टिक सेल टर्न द डायरेक्शन ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग बाय द हेल्प ऑफ इट्स फिलीफॉर्म एपरेटस। अब क्लियर हो गया। अब क्या है, अब दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो गए। अब वो मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में है और अब फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का अब फ्यूजन होगा। दो मेल गैमेट हैं, जबकि हमें तो एक ही चाहिए था, फर्टिलाइजेशन एक ही चाहिए, एक के साथ एक फ्यूज हो जाएगा। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में तो मैंने बताया प्रोसेस, ये बताया मैंने प्रोसेस कि प्रोसेस कैसे होगा, कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, इसमें प्रोसेस बोलते हैं। अब जाके होगा फर्टिलाइजेशन। ये तो हमने पोलन ट्यूब को पहुंचाया, वहां तक कैसे पहुंचती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो तभी पॉसिबल है जब पोलन ट्यूब दोनों मेल गैमेट को एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज रिलीज कर देती है। अब एक बड़ा पॉइंट, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं दे परफॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये यूनिक करैक्टर है जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म में ये यूनिक करैक्टर है एंजियोस्पर्म्स का। जिम्नोस्पर्म में या किसी और ग्रुप में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। क्यों होता है, क्योंकि दो मेल गैमेट हैं, देयर आर टू मेल गैमेट्स। वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग, एक तो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट बना लेगा। दूसरा, जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं 1 और 2, ये इनके साथ फ्यूज होके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन बना देगा। तो एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग के साथ, एक फर्टिलाइजेशन हो गया, और दूसरा फ्यूज होता है किसके साथ, दूसरा फ्यूज होता है दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये दो अलग फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं और इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कल। और दीपिका, मुझे याद है कि आपके कई मैसेज मैंने पढ़े हैं पीडीएफ के लिए मैंने पढ़े, आप अभी भेजने वाले हैं। और उम्मीद है कि आप सब बच्चे अच्छे हो। और मैं तो जानता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, कुछ सुस्त हैं लेकिन अच्छे हैं। लकीली हमारे सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं। नाम कहाँ तक लूँ कि शुरू करूँ तो इस लंबी लिस्ट बैठ जाएगी, लेकिन आई एम लकी इन दिस पॉइंट कि आई मोस्टली गॉट द गुड स्टूडेंट्स। और इसलिए अच्छा लगता है कि हम उनके लिए और मेहनत करें, और जो उनकी एक सोच है लाइफ के लिए हमारे लेवल पर, एग्ज़ाम के लेवल पर, हम उसको पूरा करें। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा, आप समझने के बाद इसको पढ़ेंगे तो ये आपका अपना हो जाएगा। और अपना हो जाएगा तो जब आप चाहोगे आप उसे काम कर सकते हो, आप उसे एग्ज़ाम में यूज़ करोगे, बोर्ड में भी और नीट में भी। तो इसी उम्मीद के साथ आज क्लास यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जो डबल फर्टिलाइजेशन है, और उसके बाद फिर जो आगे टॉपिक हम उनको करेंगे। यहाँ तक आप कल तक क्लियर कर लें। कल हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्लियर होना चाहिए, और मैं नाम ले क्वेश्चन पूछा, आपको जवाब देने हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू टुमारो।